नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेस और जीएस विजन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल में हम लोग कंप्लीट कर चुका था। हम लोग ने देखना शुरू किया था गवर्नर जनरल और वायसरॉय, जिसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं गवर्नर और गवर्नर जनरल। आज हम लोग देखेंगे वायसरॉय के बारे में। 1858 के बाद क्या हो जाता है, 1858 जैसे अधिनियम आता उसके बाद अब गवर्नर, जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का वायसरॉय कहा जाने लगेगा। तो चलिए, अगर आप लोग नहीं पिछला वीडियो देखे तो ज़रूर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग ने ये रिवीजन मोड क्लास स्टार्ट किया था हिस्ट्री का आधुनिक भारत में, तो काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप लोग देखते हैं लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम नज़दीक हो। तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट वीडियो रिवीजन के लिए नहीं हो सकता। एक तरह का एक शॉर्ट नोट की तरह ये काम करेगा ये वीडियो, आपको एक शॉर्ट नोट की तरह ही इसमें दिया गया ज़रा कंटेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वायसरॉय। तो देखिए, भारत के वायसरॉय 1858 का हम लोग इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग फर्स्ट बार जो लोग देख रहे हैं उनको बता दे रहा हूँ, जो जान रहे हैं उनको तो पता ही होगा। तो हम लोग पहले लाइन बाय लाइन ऐसे हम लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि ये काफ़ी लंबा वीडियो था, इस चैप्टर भी लंबा था, गवर्नर जनरल और वायसरॉय, इसलिए हम लोग इसको 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक फर्स्ट वीडियो हम लोग इसे कंप्लीट किए थे, बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, वही बन जाता है भारत का गवर्नर जनरल। फिर वो तो उस पार्ट में कंप्लीट, इसका फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा होगा पार्ट सेकेंड, इसमें हम लोग पूरा वायसरॉय को कंप्लीट करेंगे 1947 तक। फिर हम लोग इससे संबंधित लगभग 100-125 क्वेश्चन होगा, 122 या 20 के आसपास क्वेश्चन है पूरा इस चैप्टर से संबंधित। फिर हम लोग उसे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसरॉय बना दिया गया। जिन लोगों का समुचित वर्णन दिया गया। तो देखिए, ये कौन कौन सा भारत का वायसरॉय बना। तो देखिए, जो पहला वायसरॉय बनेगा लॉर्ड कैनिंग, 1856 से लेकर 1862। आप लोग इसे भी एकदम इसका ईयर भी याद रखिए। और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको इस वायसरॉय चाहे गवर्नर जनरल अगर याद है, उसका टाइम पीरियड कब से कब रहा, कौन सा साल से कौन सा साल के बीच रहा, तो बहुत सा क्वेश्चन आप बना पाओगे इससे। और देखिए, लॉर्ड एलिगन प्रथम 1862 लेकर 1863, सर जॉन लॉरेंस 1863 से 1869, लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से लेकर 1876, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। फिर आता है लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884। लॉर्ड रिपन काफ़ी उदारवादी टाइप का रहेगा वायसरॉय। फिर आता है लॉर्ड डफरिन के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सा घटता है, कांग्रेस की स्थापना होता है, ANC। और लॉर्ड लेंसडाउन 1888 से लेकर 1894, और लॉर्ड एलिगन द्वितीय 1894 से लेकर 1899, लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905, और लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 से लेकर 1910, और इसी समय आएगा मिंटो मॉडलो रिफॉर्म, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916। तो देखिए, इसको जब बार बार क्या करो, एक जगह सभी को लिख लेना, जितना भी गवर्नर जनरल आप लोग उसे एक जगह पर लिख लोगे तो फिर क्या होगा, उसे बार बार पढ़ोगे, कुछ चीज़ ऐसे ही सब याद हो जाएगा लाइन वाइन पढ़ते पढ़ते। उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो देखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो टाइम पीरियड है 1910 से लेकर 1916 है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है इसी समय में, तो 1916 से 1921, और लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926, और लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931, और लॉर्ड बिलिंगटन 1931 से लेकर 1936, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर 1944, और लॉर्ड वेवल 1944 से लेकर 1947, और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948, और सी राजगोपालचारी 1948 से लेकर 1950। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में।
जिसका जो टाइम पीरियड रहेगा 1856 से लेकर 1862। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 यह भारत का प्रथम वायसरॉय था। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसरॉय कौन रहेगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। और इसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ। तो इससे संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके समय में जो सबसे बड़ा घटना होता है 1857 का क्या विद्रोह क्रांति। चलिए आगे देखेंगे। और 1857 के विद्रोह के समय, तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टॉर्म था। तो लॉर्ड पामस्टॉर्म था कौन? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय में। और इसके समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। और इस विधवा पुनर्विवाह को पारित कराने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा या भूमिका रहा जो भारतीय थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो चलिए जो विधवा पुनर्विवाह क्या अधिनियम इसी समय में आया था 1856 में आता है। और विधवा पुनर्विवाह के लिए भारतीयों में सबसे अधिक कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। पहले क्या था, कोई विधवा शादी नहीं कर सकती थी, बहुत सारा ऐसा क्या कुरीतियाँ था हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार। ये सब क्या था, जो बहुत सारा ऐसा जो धार्मिक चीज़ है जो कुछ ऐसा सब प्रथा रहा जिसको क्या धीरे धीरे हटाया गया। और आगे आने वाले समय में जो भी बहुत सारा कुछ ऐसा भी है जिसको हटाया जाएगा, जिससे जैसे समाज आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा और भी बहुत सारा चीज़ होगा, जो सही चीज़ होगा उसे एक्सेप्ट करेगा और धीरे धीरे सबको स्किप करेगा, और ताकि हर एक का जीवन बेहतर हो, सुखमय हो और शांति हो। तो ये सब उस सब में क्या वो सब बुराइयाँ था, जिसे विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, सती प्रथा था। तो ये सब क्या वो सब आया क्या हमारे जो महान जो लोग रहे हैं उसके द्वारा ये सब क्या उसके द्वारा संघर्ष किया गया। तो बहुत सारा उस समय अंग्रेज था, तो अंग्रेजों ने मिलकर ये सब क्या अंग्रेज से मिलकर ये सब कानून बनाया गया था। तो देखिए जो सबसे अधिक जो कार्य किया था इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। और इनके समय में वुड डिस्पैच के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा को क्या अधिक महत्व दिया गया था। एक वुड डिस्पैच आया था कब? 1854 में। इसके आधार पर विश्वविद्यालय को अधिक महत्व दिया गया। और साथ ही उसी के आधार पर बनाया गया, इसका जो रिपोर्ट आया था उसी के अनुसार देखिए। और साथ ही कानून के क्षेत्र में लॉर्ड मैकाले के रिपोर्ट के आधार पर 1861 में इंडियन क्या भारतीय कानून संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1861 का कोड को क्या लागू किया गया था। तो ये सब किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय की ये सब घटना है। आगे देखेंगे 1857 में इसके समय में तीनों प्रेसिडेंसी में जैसे बंगाल, मुंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में क्या तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और मुंबई में क्या एक एक विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। और इसी के समय में 1862 में तीन प्रेसिडेंसी अर्थात कोलकाता, बम्बई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय, तो एक एक उच्च न्यायालय का भी स्थापना किया गया था 1862 में। और 1857 में क्या एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था तीनों प्रेसिडेंसी में। और 1858 का अधिनियम क्या था? अधिनियम इसे हम लोग देखते हैं पॉलिटी जब पढ़ते हैं भारतीय संविधान के विकास में, हम लोग उस समय भी इसे देखते हैं। चलिए यहाँ भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए 1858 का अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद यह अधिनियम लाया गया, जिसके मुख्य जो प्रावधान थे ये निम्नलिखित है। कौन कौन से? तो देखिए जो पहला प्रावधान था 1858 अधिनियम का, तो वह यह था कि इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और संपूर्ण अधिकार ब्रिटिश संसद या ब्रिटेन क्राउन को दे दिया गया। तो देखिए 1813 में क्या हुआ था? 1813 में कंपनी का एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो समाप्त किया गया था कंपनी का सारा अधिकार ये 1858 के अधिनियम के द्वारा। 1813 में जब आता है एकाधिकार को जो खत्म किया गया था 1813 के अधिनियम के तहत, उसमें चीन और चाय का व्यापार पर भी क्या अभी एकाधिकार बना रहा, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन 1858 में उसको पूरा तरीके से क्या उसको समाप्त कर देता है। आगे देखते हैं। और इस अधिनियम के द्वारा भारत मंत्री या भारत सचिव पद का क्या एक निर्माण किया गया, सृजन किया गया था। अर्थात जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको समाप्त करके क्या द्वैत शासन जो चालू किया गया था कंपनी के द्वारा,
और क्या उसके द्वारा जो चलाया जा रहा था बोर्ड मेंबर्स के द्वारा, तो उसको समाप्त किया गया और उसके जगह पे एक भारत सचिव का पद बनाया गया। और उस भारत सचिव के एजेंट के रूप में इंडिया में कौन काम करेगा? वायसराय करेगा। तो भारत सचिव का पद बनाया गया, जो ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था, और भारत की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी इसी को दे दिया गया। और इसकी सहायता के लिए, और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद का गठन किया गया। इसमें 7 कंपनी के और 8 ब्रिटिश, 7 इसमें से कंपनी का होता था सदस्य और 8 ब्रिटिश सरकार का हुआ करता था। ये रेशियो था 7:8 का। चलिए, बहुमत किसका है? तो देखिए ब्रिटिश सरकार का है। और भारत का प्रथम सचिव, अर्थात भारत का जो प्रथम सचिव था, यह भारतीय मंत्री लॉर्ड कौन था? लॉर्ड स्टैनले था। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय सैनिकों की संख्या को कम किया गया और गोरखा और पठानों ने साथ दिया था, तो इनकी संख्या क्या बढ़ाया गया? तो देखिए 1857 की क्रांति क्या हुआ, तो उसमें जो मोस्ट ऑफ जो सैनिक था ब्रिटेन में, तो इंडियन हुआ करता था। जैसे जब ये क्रांति हो गया कि उसका सेना ज़्यादा, भारतीय सेना ज़्यादा था, हालांकि किसी तरह इसको दबाया गया, कुचला गया। जब 1857 की क्रांति देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे इसे डिटेल्स में, जो इसका सेकेंड वीडियो थर्ड, इसके बाद क्या होगा? 1857 के विद्रोह का कुछ पहले जो प्रमुख घटना या विद्रोह हुआ, हम लोग उसे देखेंगे। इसके बाद फिर देखेंगे 1857 की क्रांति, तो उसमें हम लोग इसे डिटेल्स देखें। चलिए इसे अभी देखते हैं फटाफट, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए गोरखा और, हाँ, इसमें क्या बहुत से भारतीय सैनिकों की संख्या क्या कम कर दिया गया, लेकिन गोरखा और पठान, जो गोरखा रेजिमेंट ये सब जो था, पठान ये सब साथ दिया था, तो इसलिए इसका संख्या को बढ़ाया गया था। और आधुनिकतम हथियार भारतीय सैनिकों से वापस ले लिया गया। चलिए, और इसी अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा गया। और लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के अध्यादेश राजकीय पत्र को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, जिसमें गोरे और काले के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया था। फिर आता है एलिंगन प्रथम, तो जो नेक्स्ट वायसराय होगा एलिंगन प्रथम 1862 लेकर 1863 के बीच रहा। और इसके समय में वहाबी आंदोलन का केंद्र गढ़ मलका को पूर्ण रूप से क्या ध्वस्त कर दिया गया था। जो वहाबी आंदोलन एक केंद्र था, गढ़ मलका को पूर्ण रूप से क्या ध्वस्त कर दिया गया था। फिर आता है सर जॉन लॉरेंस, जो नेक्स्ट वायसराय बन के आएगा, भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय बोले तो ये कौन था? सर जॉन लॉरेंस था। 1863 से लेकर 1869 इसका समय रहा। और इसके समय में उड़ीसा और बुंदेलखंड में अकाल पड़ गया। परिणाम स्वरूप रिचर्ड कैम्पबेल की अध्यक्षता में राहत दिलाने के लिए अकाल आयोग का गठन किया गया। तो एक अकाल आयोग का जो गठन किया गया था, किसके अध्यक्षता में किया गया था? ये रिचर्ड कैम्पबेल की अध्यक्षता में किया गया था। और ये उड़ीसा और बुंदेलखंड में अकाल पड़ा था। कब? किसके समय में? सर जॉन लॉरेंस के समय में। 1863 से लेकर 1869 इसका समय रहा। और इसी के समय में 1865 भारत और यूरोप के बीच टेलीग्राफ शुरू हुआ। तो भारत और यूरोप के बीच जो टेलीग्राफ शुरू हुआ किसके समय में? ये 1865 में हुआ था, सर जॉन लॉरेंस के समय में। टेलीग्राम जो शुरू किया गया था किसके द्वारा, किसके समय में? डाक वगैरह ये सब जो किया, रेल, डाक, टाक, टिकट, ये सब किसके द्वारा? लॉर्ड उसके समय में किया गया था, क्या नाम था? डलहौजी के समय में किया गया था। चलिए, इसे निष्क्रिय अकर्मण्य नीति का समर्थन माना गया। ये ज़्यादा कुछ क्या, ये ज़्यादा निष्क्रिय है। बहुत सारा ऐसा मुद्दा था उसमें जो बहुत, जैसे अफगानिस्तान में कुछ युद्ध वगैरह चल रहा था, तख्ता पलट चल रहा था, तो इस समय ये क्या, उसमें कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया उसमें, ये शांति से बस देखता रहा। तो इसने निष्क्रिय नीति का समर्थन माना गया, ये अपने आपको अपनाया। और इसके समय में सुएज नहर का निर्माण पूरा हुआ था और इसने लॉर्ड डलहौजी के समान जीटी रोड का पुनर्निर्माण कराया था। तो जो जीटी रोड का जो पुनर्निर्माण कराया गया था, ये किसके द्वारा? सर जॉन, एक तो वो भी किया था कौन? लॉर्ड डलहौजी किया था, उसके बाद ये भी किया था, सर जॉन लॉरेंस भी किया था। और जो ग्रैंड ट्रैंक रोड है ये किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। तो देखिए लॉर्ड मेयो, तो जो नेक्स्ट वायसरॉय आएगा वो कौन सा है? लॉर्ड मेयो है। और इसका जो समय रहा कब से कब के बीच रहा? तो देखिए
1869 से लेकर 1872 लॉर्ड मेयो का समय रहा और इसने कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए कलकत्ता में 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किया और इसी के समय में भारत में सर्वप्रथम वित्त व्यवस्था में सुधार किया गया। तो लॉर्ड मेयो के समय में क्या हुआ, तो देखिए कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए कलकत्ता में उस समय 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किया गया और इसी के समय भारत में सर्वप्रथम वित्तीय व्यवस्था सुधार किया गया। तो लॉर्ड मेयो से संबंधित ये दो बात है। और देखते हैं आगे। और देखिए 1872 में लॉर्ड मेयो का समय है, 1872 में इसके समय में भारत में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य शुरू किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट, लॉर्ड मेयो के समय में जो जनगणना शुरू किया गया था, कब? 1872 में शुरू किया गया भारत में जनगणना। और इसने राजघराने के सदस्यों के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज का निर्माण कराया था। यह कैदियों की दशा को सुधारना चाहता था। इसी क्रम में अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल में निरीक्षण कर रहा था, तब शेर अली नामक अफगानी ने इसकी हत्या कर दी। तो जो लॉर्ड मेयो क्या था, वो जो कैदी लोग था उसको चाह रहा था इसका क्या, उसको सुधारा जाए, उससे संबंधित कुछ काम कर रहा था, लेकिन इसको क्या कर देता है, इसको हत्या कर देता, मार देता। कौन? सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार में जो है वहाँ एक कैदी रहता शेर अली नामक अफगानी, उसने इसकी हत्या कर देता। और यह प्रथम वायसरॉय है जिनकी हत्या भारत में क्या कर दिया गया। कौन? लॉर्ड मेयो। फिर आएगा जो बनकर आएगा वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। जो नेक्स्ट वायसरॉय होंगे वो होंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक होंगे। 1872 से लेकर 1876 इसका समय रहा और इसके समय में अफगान की समस्या एक बार पुनः सामने दिखाई पड़ने लगा, जिसमें यह उग्र नीति का समर्थन था। और इसके समय में बंगाल में अकाल पड़ गया। तो नॉर्थब्रुक के समय क्या अफगान का समस्या फिर से आ गया। अफगानी वो चल रहा था उस समय जो तख्ता पलट चल रहा था वहाँ पे क्या, तो इसी समय फिर से उभरा। तो ये उसमें क्या समर्थक जो उग्र किया उस पर थोड़ा सा हस्तक्षेप किया। और साथ ही साथ इसी के समय में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में क्या बंगाल में अकाल पड़ा और बर्मा से चावल मंगाकर राहत कार्य संपन्न कराने का प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयास बहुत ही कम था। और इसके समय में 1872 में बाबा राम सिंह ने पंजाब में कूका आंदोलन को चलाया था। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कूका आंदोलन। देखिए ये सब आएगा, हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे 1857 से के बाद या उसके जो समानांतर या जो इम्पोर्टेंट उसके बाद जो हुआ था आंदोलन, तो उसमें आएगा ये कूका आंदोलन, भाभी आंदोलन, कूका आंदोलन। और फिर आएगा आपका संथाल विद्रोह 1856, ये सारा चीज़ आएगा। तो देखिए, तो इसी के समय में 1872 में बाबा राम सिंह ने पंजाब में कूका आंदोलन का क्या नेतृत्व किया था, बाबा राम सिंह 1872। और इसके समय में 1875, तो नॉर्थब्रुक के समय में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया। तो आर्य समाज की स्थापना कब होता है? 1875 में। कहाँ? बम्बई में। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और एक आता है 1857 में जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो शुरू किया गया था, कौन सा है? रामकृष्ण मिशन 1897। चलिए, इसके समय में सर सैयद अहमद खान ने, और नॉर्थब्रुक के समय में सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन को संचालित किया था। तो ये अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। सर सैयद अहमद खान, ये याद रखिएगा, 1875 में हुआ था अलीगढ़ आंदोलन। यह अफगान नीति के विरोध में इस्तीफा देकर वापस क्या चला गया। जो फिर आएगा नेक्स्ट जो वायसरॉय बनेगा भारत का, जो गवर्नर जनरल होगा, तो लॉर्ड लीटन होगा। 1876 से लेकर 1880 इसका समय रहेगा, लॉर्ड लीटन। तो देखिए, यह साहित्य के क्षेत्र में लेखक के रूप में उच्च कोटि का विद्वान था। कौन? तो लॉर्ड लीटन। और संपूर्ण वायसरॉय में इसके जैसा निबंध लेखक का काम कोई नहीं करता था, कोई नहीं था। तो जितना भी वायसरॉय रहा, इसके जैसा कोई भी निबंध क्या लिख नहीं सकता था। इसको तो बीपीएससी के एग्जाम में बैठाना चाहिए। और इसे मेरीदिथ ओवन कहा गया। इसे मेरीदिथ ओवन कहा गया। किसे? लॉर्ड लीटन को कहा गया। इसने जो भी कार्य किया हुआ भारत और भारतीयों के विरुद्ध था।
इसने जितना भी काम किया लॉर्ड लिटन, ये सब क्या था, भारत और भारत के विरोध में ही था, विरुद्ध में ही था, अतः उसके हानि के लिए था, भारत के लिए। तो देखिए पहला जो आएगा भारतीय राजपद अधिनियम। तो भारतीय राजपद अधिनियम 1876 में, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सम्मानित करना था। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महारानी विक्टोरिया के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। और देखिए महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से 1877 में सम्मानित किया गया। और महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से कब? 1877 में इसे क्या सम्मानित किया गया। और इसके समय में ही भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि भी दिए जाने लगे। तो ये सब क्यों दिए जाने लगे? क्योंकि ये सब जो थे, जो भारतीय लोग थे, ये सब काफ़ी सपोर्ट किए थे अंग्रेज को। कब? 1857 के क्रांति में। तो ये लोग इसका क्या विश्वास पात्र लोग थे। इन लोग को अलग अलग उपाधि दिया गया। किसी को राय बहादुर बना दिया गया, किसी को खान बहादुर, जो खान लोग थे उसे खान बहादुर उपाधि दिया गया। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में दिया गया। चलिए, ऐसे ही लोग इतना दिन राज नहीं किया जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा यहाँ के लोगों को। आगे देखते हैं। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फिर आता है इसी के समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके द्वारा लाए गए भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा गया। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र को प्रतिबंधित करना था, जबकि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र पर यह लागू नहीं था। इसका जो मेन उद्देश्य क्या था? जो जितने भी भारतीय समाचार पत्र थे जो क्षेत्रीय भाषा में क्या प्रकाशित हुआ करता था, जिससे लोगों में क्या चेतना जगाया जा रहा था, राष्ट्रवाद का अपने देश को लेकर, तो ये सब को क्या प्रतिबंधित करना था। कहीं ना क्या प्रेस को दबाने की कोशिश किया जा रहा था और काफ़ी किया भी गया। तो इसमें लेकिन ये किस पे लागू था? जो प्रेस वर्नाकुलर एक्ट, ये भारतीय जो क्षेत्रीय भाषा में जो लिखा जाता था उस पर लागू था। लेकिन यह हिंदी जो था, अंग्रेजी था, उस पर नहीं था। और इस अधिनियम को लॉर्ड लिटन ने लागू किया और लॉर्ड रिपन ने हटा दिया। लिटन ने लागू किया और रिपन इसे आगे हटा देगा। और यह अधिनियम सोम प्रकाश को लक्ष्य में रखकर रखा गया था। एक सोम प्रकाश क्या है? पत्र था, समाचार पत्र, उसी को लक्ष्य में रख के रखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। सोम प्रकाश के संपादक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। और सोम प्रकाश के जो संपादक थे कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। यह बंगाली भाषा में कोलकाता से प्रकाशित होता था। तो जो सोम प्रकाश है ये कहाँ, किस भाषा में आयोजित होता था? ये प्रकाशित ये बंगाली भाषा में होता था। कहाँ? कोलकाता से। और जो अमृत बाजार पत्रिका है, इस अधिनियम से बचने के लिए क्या किया? रातों रात जो बंगाली भाषा में उससे पहले छापा करता था, वो रातों रात इंग्लिश भाषा में कर दिया। ये अपने क्या समाचार पत्र को, कौन? अमृत बाजार। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो कौन सा ऐसा पत्र था, ये पत्रिका था जिसने वर्नाकुलर एक्ट जैसे ही आया अपने आप का जो अपना पत्रिका को रातों रात क्या बंगाली से अंग्रेजी में कर दिया था भाषा में? तो अमृत बाजार। और अमृत बाजार पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होता था, जिसके संपादक मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे। चलिए आगे देखेंगे। और भारत का पहला समाचार पत्र का नाम बंगाल गैजेट है। तो भारत का जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम है बंगाल गजट है, जिसके संपादक जेम्स ऑक्सटन हिक्की थे। यह अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता में प्रकाशित होता था। कौन? बंगाल गजट। और भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा हो गया? बंगाल गजट। जबकि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र अगर बोला जाए तो उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर शर्मा थे। और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, देखिए भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 आर्म्स एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस लिए हथियार नहीं रखा जा सकता था और पकड़े जाने पर 3 साल का कैद या आर्थिक जुर्माना, यह दोनों दंडित किया जा सकता था।
और हथियार छुपाने पर 7 साल की सजा या आर्थिक जुर्माना या दोनों क्या दंडित किया जा सकता था। यह अधिनियम अंग्रेज और एंग्लो इंडियन पर लागू नहीं होता था। ये क्या है, अंग्रेज और एंग्लो जो इंडियन थे उस पर लागू नहीं होगा। फिर है भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम। तो जो भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम कब आता है, 1878-79 में। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों को सिविल सेवा में जाने से रोकना था और इस अधिनियम के द्वारा आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। तो जो सिविल सेवा के लिए जो एग्ज़ाम हुआ करता था, अब इसमें क्या कर दिया, जैसे जैसे भारत देखा कि पहले लोग लाया क्या प्रतियोगिता परीक्षा, जिसके थ्रू इसके क्या इसमें जाकर क्या इसके शासन में इसके क्या प्रशासनिक कार्यों में भारतीय को लाने जाने का एक रास्ता दिया गया। फिर देखा जैसे भारतीय लोग पढ़ लिख के आने लगे, तो फिर इसको क्या चाह रहा था कि नहीं आए, तो इसमें क्या कर दिया, उसके लिए क्या कर दिया गया, एज को ही घटा दिया। पहले 21 साल था, 21 साल से घटा के 19 साल का। तो देख रहे हैं कोई 19 साल का कौन कोई बनेगा यूपीएससी एग्जाम, कोई दे पाएगा, शायद ही कोई एक आध कोई होता है, मान लीजिए गॉड गिफ्टेड लोग होता है। यहाँ लोग 21 साल में उसको बुझाता ही नहीं है क्या चीज़ तैयारी करना है। तो देखिए 19 साल में किसको घटा क्या कर दिया, 19 वर्ष कर दिया गया था। इसका क्या कारण था, इसका मेन कारण था क्या कि भारतीयों को सिविल सेवा से जाने नहीं देना भारतीय को। और सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जो सिविल सेवा में पास किए थे और दूसरे व्यक्ति का नाम सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जो सिविल सेवा पास किए थे और जो दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है लॉर्ड रिपन, जो नेक्स्ट वायसरॉय होंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884 इसका समय रहा। लीटन के बाद यह भारत के वायसरॉय बने और सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया, इसलिए भारतीय ने इनको सज्जन रिपन कहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है और 1881 में इसने प्रथम फैक्ट्री एक्ट को लागू किया जो बाल श्रमिकों को ध्यान में रखकर लाया गया था। तो जो लॉर्ड रिपन था एकदम एक उदारवादी टाइप का था, तो ये बहुत जो भी काम किया थोड़ा अच्छा काम किया भारतीयों के लिए। तो इसी के लिए क्या फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो था इसको रिपन को क्या भारत का उद्धारक कहा है और 1881 में इसने प्रथम फैक्ट्री एक्ट को लागू किया जो बाल श्रमिकों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और 1881 में इसी के समय लॉर्ड रिपन के समय में भारत में सर्वप्रथम विधिवत रूप से 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत हुई है। तो 1881 शुरू किया गया था लॉर्ड मेयो के समय में, कब 1872 में जनगणना, लेकिन नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष पे जो करने का जो प्रावधान किया गया था ये लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था 1881 से। और 1882 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। और रिपन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1882 में स्थानीय स्वशासन को जन्म देना था, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो स्थानीय स्वशासन से जो संबंधित जो वायसरॉय है वो लॉर्ड रिपन है, ये सबसे इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो देखिए भारत में मद्रास में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किया गया था और वुड डिस्पैच के समीक्षा के लिए 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया और इसी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था किया गया था। तो देखिए क्या होता है, लॉर्ड रिपन के समय भारत में मद्रास में सर्वप्रथम नगर पालिका का स्थापना किया गया और वुड डिस्पैच की समीक्षा के लिए 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया और इसी के आधार पर शिक्षा व्यवस्था किया गया था। ये सब लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। और हंटर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर भारत में पहली बार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया और रिपन ने सिविल सेवा में आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। चलिए जो नेक्स्ट फिर आएगा, इसके द्वारा जो काम किया गया ये किया गया था, इल्बर्ट विधेयक आया था, एक इल्बर्ट बिल आया था 1882 में। रिपन ने इस विधेयक को कानून का रूप दिया जिसके अंतर्गत अब भारतीय जज भी
अंग्रेज जजों के समान अंग्रेजों के मुकदमा की सुनवाई कर सकते थे और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसे इतिहास में श्वेत विद्रोह कहा गया। और लॉर्ड रिपन इल्बर्ट विधेयक अर्थात इल्बर्ट जो बिल के विरोध में इस्तीफा देकर वापस चला गया। तो इसी समय में लॉर्ड रिपन के समय में एक विधेयक लाया गया था, बिल लाया गया था इल्बर्ट विधेयक 1882 में। तो इसमें क्या था, इससे पहले जो अंग्रेज़ का जितना भी क्या मामला हुआ करता था उसमें न्यायालय में, वो अंग्रेज़ कोई सुना करता अंग्रेज जज, लेकिन ये ऐसा प्रावधान कर दिया कि कोई अब भारतीय जज भी अंग्रेज या कोई यूरोपीय से क्या उसका संबंधित मामला को सुन सकता, लेकिन इसका विरोध कर देता है सारा अंग्रेज वगैरह। तो इससे ये क्या करता है, इससे नाराज़ होकर ये बेचारा इस्तीफा देकर चल जाता ब्रिटेन। चलिए, तो लॉर्ड डफरिन जो नेक्स्ट आएगा, जो वायसरॉय लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 और 1885 में इसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। और इसने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए महिला डफरिन फंड की स्थापना किया था। किसने? डफरिन ने। और फिर जो आएगा लॉर्ड लेंसडाउन, लॉर्ड डफरिन से संबंधित क्या था, दो इंपॉर्टेंट बात था। एक क्या था, इसके समय में क्या कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, और महिलाओं को क्या स्थिति सुधार करने के लिए डफरिन क्या महिला डफरिन फंड की क्या शुरू किया गया, स्थापना किया गया था। फिर नेक्स्ट जो गवर्नर आएगा लेंसडाउन आएगा, लॉर्ड लेंसडाउन 1888 से लेकर 1894। चलिए आगे इसे देखते हैं फटाफट। लॉर्ड लेंसडाउन 1888 से लेकर 1894, इसने स्वीकृत अवस्था विधेयक द एज ऑफ कंसर्न एक्ट पारित किया, जो बाल विवाह से संबंधित था। और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों को विवाह की आयु को बढ़ाकर 10 वर्ष से 12 वर्ष कर दिया गया, अभी भी बहुत कम है देखिए। और इसने मार्टिन, तो देखिए लॉर्ड लेंसडाउन समय में क्या आता है, द एज ऑफ कंसर्न एक्ट पारित किया गया, जो बाल विवाह से संबंधित था। पहले जो था क्या, इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों का जो विवाह हुआ करता था, विवाह शादी, वो 10 वर्ष में किया गया, तो फिर से बढ़ा के क्या कितना कर दिया गया, 12 वर्ष कर दिया गया। और इसने मार्टिमर ड्यूरेंट को सीमा के निर्धारण के लिए भेजा था। और इसने मार्टिमर ड्यूरेंट को सीमा के निर्धारण के लिए भेजा था, जिसके नाम पर ड्यूरेंट सीमा नाम रख दिया गया। और यह वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित है, लेकिन उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच था। चलिए आगे देखते हैं। और 1893 में इसी के समय में स्वामी विवेकानंद शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन संसद में भाग लेने के लिए अमेरिका गए थे। कहाँ? शिकागो। तो फिर जो नेक्स्ट जो वायसरॉय आएगा, यह होगा लॉर्ड एलिगन द्वितीय। लॉर्ड एलिगन द्वितीय का जो समय रहेगा वो कब से कब रहेगा, टाइम पीरियड 1894 से लेकर 1999 के बीच रहेगा। फिर आएगा कर्जन आएगा। तो देखिए इसका प्रसिद्ध कथन है, किसका? लॉर्ड एलिगन द्वितीय का। इसका प्रसिद्ध कथन है, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही नियंत्रण रखा जाएगा। देख लीजिए, इससे एक याद आ गया, भगत सिंह का एक लेख है, जब भगत सिंह का एक बुक है मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो उसमें कहा गया कि मतलब वो नास्तिक कुछ उसमें पॉइंट बोला गया है उनके द्वारा। तो वो कहा गया कि मतलब जो भारत गुलाम है, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि ईश्वर ऐसा चाहते हैं कि भारत गुलाम रहे, बल्कि अंग्रेजों ने अपने गोली बंदूक अपने ताकत के बल पे भारत को गुलाम बनाया है। तो ये ऐसा नहीं है कि ईश्वर ये चाहता है। तो कहीं ना कहीं क्या वो अपना विचार उसमें प्रकट किए हैं उस मैं नास्तिक क्यों हूँ बुक में। किसी दिन उस बुक को भी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। चलिए, तो भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही नियंत्रण रखा जाएगा। देखिए कैसा मानसिकता था। और इसके समय में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुआ और तिलक को 18 माह की जेल की सज़ा भी सुनाया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड एलिगन द्वितीय के समय में।
फिर आता है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का जो समय रहेगा ये सबसे एक महत्वपूर्ण में से एक होंगे वायसरॉय 1899 से लेकर 1905। लॉर्ड कर्जन का काल मंडल आयोग और भूल के लिए याद किया जाता है। कांग्रेस के बारे में इसका प्रसिद्ध कथन था, कांग्रेस के बारे में इसका एक प्रसिद्ध कथन था, किसका? लॉर्ड कर्जन का। क्या? कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मैं अपने कार्यकाल के दौरान इसको मरते हुए देखना चाहता हूँ। ये किसका कथन था? ये लॉर्ड कर्जन का कथन था। क्या कथन था लॉर्ड कर्जन का? तो उस समय के हिसाब से कह रहा कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मैं अपने कार्यकाल के दौरान इसको मरते हुए देखना चाहता हूँ। और बेचारा का सपना अधूरा रह गया। और देखिए लॉर्ड कर्जन ने सभी क्षेत्रों में कार्य संपन्न किया था और जिसको संक्षिप्त वर्णन में दिया गया है। देखिए तो इसने 1899 से लेकर 1900 के बीच में अकाल से राहत दिलाने के लिए सर एंटिनो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। तो इसने क्या किया? 1899 से 1900 के बीच में अकाल से राहत दिलाने के लिए सर एंटिनो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। और 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम। तो देखिए 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम पंजाब प्रांत में भूमि स्वामित्व के हस्तांतरण को सीमित करने के लिए उद्देश्य से लागू किया था। और इसने कृषि के विकास के लिए, कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या किया? कृषि के विकास के लिए 1901 ईस्वी में सर स्कॉट कॉलिन मैनक्रॉफ की अध्यक्षता में देखिए इसने कृषि के विकास के लिए 1901 ईस्वी में सर स्कॉट कॉलिन मैनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया। और इसने 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया था, रेले कमीशन का, जिसमें 2 भारतीय सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी भी शामिल थे, जिसके रिपोर्ट के आधार पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया और शिक्षा पर विश्वविद्यालय का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो लॉर्ड कर्जन के समय में बहुत सारा काम किया गया। फिर देखिए 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। तो 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया तथा केंद्रीय गुप्तचर विभाग की भी स्थापना किया गया था। और इसने 1904 में भारतीय उदार सहकारी अधिनियम को पारित किया, जिसके आधार पर कम ब्याज लेकर ऋण देने की व्यवस्था किया गया था। और इस प्रकार भारत में 1904 में सहकारी आंदोलन शुरू हुआ था। और इसने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1904 में किया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1904 में किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यह प्रथम वायसरॉय था जिसने प्राचीन स्मारक की देखभाल के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। कौन? कर्जन ने किया था। और इसने ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड को भारत में कानूनी रूप से जारी करने की प्रथा को लागू किया था। और इसने 1905 ईस्वी में कलकत्ता में रेलवे बोर्ड का गठन किया था। तो 1905 में रेलवे बोर्ड का स्थापना कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। और रेल विशेषज्ञ रॉबर्टसन के सहयोग से रेलवे का विकास किया। और आज़ादी के पहले भारत में सबसे अधिक रेल का विकास इसी के समय में हुआ। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। और इसने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया, जो इसका सबसे विवादास्पद कार्य था। तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और इसने किचनर के सहयोग से, कौन? लॉर्ड कर्जन ने किचनर के सहयोग से सैन्य व्यवस्था में भी सुधार किया और किचनर से मतभेद हो जाने के कारण इस्तीफा देकर वापस चला गया लॉर्ड कर्जन। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी तुलना औरंगजेब से किया है। किसकी तुलना? कर्जन की। और इन्होंने 1905 में सर्वेंट इंडिया सोसाइटी, किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना
पुणे में किया था। तो ये लोग हम लोग क्या देख लिए, लॉर्ड कर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य को। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से लेकर 1910 इसका कार्यकाल रहेगा। तो देखिए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में लाल, बाल और पाल के नेतृत्व में बंग भंग आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो सरकार नहीं चाहती थी। सरकार हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता को समाप्त करना चाह रही थी। तो क्या सत्ता के लिए, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी शासक के लिए ये चीज़ हमेशा लागू होता है, फ्यूचर पास्ट हमेशा प्रेजेंट। तो देखिए, इसके समय में लाल, बाल और पाल के नेतृत्व में बंग भंग आंदोलन तेजी से आगे बढ़, सरकार नहीं चाहती थी कि सरकार हिंदू और मुस्लिम के बीच क्या एकता बने रहे, ये समाप्त करना चाहता कि ये लोग आपस में डिवाइडेड रहेगा तभी जाके तो वो रूल करेगा। इतना चीज़ वो क्या डिवाइड एंड रूल करते ही आ रहा था, तो वही उसका नीति रहा। चलिए आगे देखते हैं। जो सरकार नहीं चाहती है, सरकार हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता को समाप्त करना चाह रही थी। इसी संदर्भ में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल शिमला में मिला और लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम लीग की स्थापना में सहयोग कर दिया। कब? 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। तो देखिए, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। संस्थापक व अध्यक्ष सलीमुल्लाह खां थे और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन थे। किसका? मुस्लिम लीग के। और मुस्लिम लीग का मुख्य जो उद्देश्य था, मुसलमानों को शिक्षित करना और भारत की राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करना था। और कालांतर में फिर बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इसके नेता बने। और 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। और 1907 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में क्या होता है, तो देखिए, कांग्रेस का क्या एक सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, जिसमें इसका विभाजन हो जाता है 1907 में। किसका? कांग्रेस का। और भंग विरोधी आंदोलन 1908 में इसी के समय में क्या होता, समाप्त हो जाता। फिर 1909 का अधिनियम आता और इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो मॉर्ले था वो क्या था, भारत सचिव था, और मिंटो यहाँ पे वायसरॉय था भारत में, कहा जाता है। और इसके द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था, जो देश विभाजन का कारण भी बना। और यही जो 1909 का जो अधिनियम था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, यही क्या हमारे देश का विभाजन का भी कारण बना था। लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। तो देखिए, 1909 के अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। इसमें क्या किया गया, तो सांप्रदायिक आधार पर, अर्थात मुसलमान के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दिया गया। और जो मुसलमान के लिए एक सीट था, उस निर्वाचन पे क्या मुसलमान लोग ही उसको वोट करेगा। फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो समय रहेगा 1910 से लेकर 1916 के बीच रहेगा। और इसके समय में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ आए थे। और इसी दिल्ली दरबार में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। तो जैसे कौन कौन सा निर्णय लिया गया था इस दिल्ली दरबार में? जैसे 1911 में क्या किया गया, तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, जो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में, और इसे 1912 में लागू किया गया। और 1911 में दिल्ली दरबार में कोलकाता से राजधानी परिवर्तित करके कहाँ राजधानी दिल्ली स्थापित करने की घोषणा किया गया। और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तब क्रांतिकारी ने इनके ऊपर बम से प्रहार कर दिया, जिसके लिए दिल्ली षड्यंत्र चलाया गया। तो जिसके लिए दिल्ली षड्यंत्र कांड चलाया गया और रास बिहारी बोस को मुख्य अभियुक्त बनाया गया। और 1911 में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा किया गया। ये सब कब? दिल्ली
जो दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था, इसी में ये सब निर्णय लिया गया था। 1911 में क्या किया, बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा किया गया और 1 अप्रैल 1912 को अलग किया गया। साथ में उड़ीसा भी शामिल था। उसमें क्या बंगाल में क्या था, बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। और 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, 1 अप्रैल 1936 को। और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर बिहार को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। और फिर 1956 में क्या किया गया, तो पहले तो बंगाल से अलग किया गया बिहार को 1911 में, फिर क्या किया गया, घोषणा किया गया 1912 में होता है अलग, हालांकि घोषणा 1911 में होता है। और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत क्या होता है, सिफारिश पर बिहार को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। अब देखिए, अब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को फिर क्या होता है, बिहार से अलग झारखंड राज्य को बनाया गया। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। और 1912 में बिहार में पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। और 1913 में मुस्लिम लीग ने स्वराज स्वशासन का प्रस्ताव भी पारित किया था। तो देखिए, जो मुस्लिम लीग 1913 में क्या स्वराज अर्थात स्वशासन का क्या प्रस्ताव पारित किया था, फिर जाके आगे जाके 1940 में ये पृथक राज मांगने लगेगा पाकिस्तान का। और इसी के समय में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और देखिए, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था। तो देखिए, 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था, इसे हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन विस्तार देखेंगे। ये तो डिवाइड हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन होता है, फिर 1917 में ये 1916 में ये मिल जाता है। कहाँ, लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल। फिर जो नेक्स्ट वायसरॉय आता है वो आता है कौन सा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से लेकर 1921 के बीच रहेगा इसका समय। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच मिलन हुआ, अर्थात सूरत में जो विभाजन कांग्रेस में हुआ था यहाँ पर आकर वह समाप्त हो गया। और इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से सांप्रदायिकता के आधार पर समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा गया था। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था, जो मिला ये लोग, किसका योगदान था इसमें, तो तिलक के था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ था। और सांप्रदायिकता की बात को मानकर कांग्रेस ने सबसे बड़ी भूल कर दिया जो देश के विभाजन का कारण बना था। फिर आता है होम रूल लीग आंदोलन 1916 में, इसी के समय में। तो देखिए, होम रूल लीग आंदोलन 1916 संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति करना इस आंदोलन का क्या लक्ष्य था। तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन को अप्रैल 1916 में बेलगांव से प्रारंभ किया और बम्बई को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र इसके अधीन था, इसके होम रूल लीग आंदोलन के अधीन। चलिए हम लोग अब जल्दी से समाप्त कर लेंगे। और इन्होंने मराठा और केसरी नामक, और इन्होंने कौन, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा और केसरी नामक पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। और इस आंदोलन के समय तिलक का कथन, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे, ये किसका कथन है, ये बाल गंगाधर तिलक का है। श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से भी संबंधित है। श्रीमती एनी बेसेंट सितंबर 1916 से मद्रास में इस आंदोलन की शुरुआत की। अप्रैल में तिलक ने किया और 1916 सितंबर में एनी बेसेंट। इन्होंने जॉर्ज अरुणडेल को सचिव नियुक्त किया। और इन्होंने इसके पूर्व क्या था, ये आयरलैंड में होम रूल लीग के आंदोलन को सफलतापूर्वक संचालित किया था। किन्होंने, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। इससे पहले कहा, ये आयरलैंड में क्या होम रूल आंदोलन को सफलतापूर्वक कर चुके थे, संचालित किए थे। और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका के माध्यम से आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो न्यू इंडिया और जो कॉमनवेल्थ पत्रिका है ये एनी बेसेंट का है, जिसमें होम रूल आंदोलन के बारे में क्या प्रचार प्रसार किया था। और 1917 में इन्होंने उत्तरदायी सरकार को बात पर आंदोलन को समाप्त
घोषित कर दिया। तो जिसे उत्तरदायी सरकार की जब बात हो जाता तब ये अपने आंदोलन को क्या समाप्त कर देता है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। चलिए, अच्छा वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, ज़रूर आप लोग को अच्छा लगे, ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए ज़रूर फटाफट। तो बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के सर प्रमुख नेता, आप देखिए बिहार के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के सर प्रमुख नेता महरुल हक थे और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में ही हुआ था। और इसके समय 1917 में सफल चंपारण सत्याग्रह संचालन किया गया था। और सेडलर आयोग के रिपोर्ट पर, और देखिए सेडलर आयोग के रिपोर्ट पर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था। सेडलर आयोग, चलिए सेडलर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर पटना विश्वविद्यालय के क्या 1917 में इसका स्थापना किया गया था। और 1918 में अहमदाबाद और खेरा आंदोलन का सफल संचालन भी गांधी जी ने किया था। तो 1918 में गांधी जी के द्वारा जो अहमदाबाद और खेरा आंदोलन किया गया था, इसी के समय में किया गया था। और इसी के समय में 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और 1919 में अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें हजारों निर्दोष भारतीयों को क्या हत्या कर दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल को हुआ था। नहीं, 19 अप्रैल हुआ था, 19 अप्रैल 1919 को। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें हजारों निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दिया गया। और 1919 में रोलेक्ट एक्ट को लागू किया गया। तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही क्या जालियांवाला बाग में एक विशाल क्या जनसभा लगाया गया था, लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तो उसी में क्या कर देता, अंग्रेज ने फायरिंग कर देता, सभी लोग एकदम सामने एक मूवी आया था उधम सिंह मूवी, उसमें देखिएगा, बहुत वो अच्छा मूवी है, विकी कौशल का है। तो देखिए 1919 में रोलेक्ट एक्ट को लागू किया गया, जिसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया था। इसमें क्या था? एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी को भी डाउट हो गया कि कुछ गड़बड़ करने वाला सरकार के विरोध या मतलब उसे षड्यंत्र कुछ कर रहा है, बस उसको बस आभास हो गया या फिर उसके डाउट पर उसको पकड़ लेगा, जेल में डाल देगा, मतलब मनमानी तौर पे। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? बिना वकील। और उसके लिए क्या, बिना वकील वकालत भी नहीं किया जा सकता था, बिना दलील भी नहीं हो रहा और अपील भी नहीं किया जा सकता था। और गांधी जी जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में अंग्रेजी सरकार को शैतानी सरकार कहा और 1919 में सक्रिय रूप से राजनीतिक में शामिल हो गया। कौन? गांधी जी। और 1919 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन को चलाया गया और अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। फिर देखेंगे हम लोग 1919 का अधिनियम क्या था, उससे संबंधित कुछ देखते हैं। तो देखिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का अधिनियम कहा गया, क्योंकि जो मॉन्टेग्यू था उस समय भारत सचिव था कहाँ? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, जबकि चेम्सफोर्ड यहाँ पे वायसरॉय था कहाँ? भारत में, जिसको मॉन्टेग्यू की देन माना गया। इसका मुख्य जो कारण था, इसका जो मुख्य प्रावधान था क्या था 1919 का? देखिए 1919 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा प्रांतों में सर्वप्रथम द्वैध शासन को लागू किया गया। तो 1919 का अधिनियम में क्या होता है? तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। तो प्रांत और केंद्र के विषय को पहले बांट देता है और प्रांतीय जो विषय था उसको भी दो भाग में बांट देगा, एक आरक्षित विषय कर देगा, एक हस्तांतरित विषय कर देगा। तो इसी को द्वैध शासन, तो प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। और इस अधिनियम द्वारा अब सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों को भी शामिल कर लिया गया। जो 1919 में जो शुरू किया गया था मुसलमानों के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन, अब 1919 में उसको और बढ़ा के विस्तार कर दिया गया 1919 में। अब सिख के लिए भी ये बढ़ा दिया गया। तो पूरा डिवाइड एंड रूल चल रहा था। तो देखिए इस अधिनियम के द्वारा, और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था किया गया। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? तो पहली बार उत्तरदायी सरकार का भी क्या व्यवस्था किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। और 1919 में क्या किया गया? सांप्रदायिकता आधार जो था पृथक निर्वाचन को और बढ़ा के विस्तार कर दिया गया। क्या पहले तो 1919 में मुसलमान के लिए किया गया था, उसके लिए अलग पृथक निर्वाचन दिया गया, एक अलग सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, और एक इसके यहाँ पे दिया गया, किसके लिए? सिख के लिए दिया गया। तो कुल मिला क्या डिवाइड कर रहा था और अपना वो
यहाँ पे रूल कर रहा था। चलिए आगे देखेंगे। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया 1919 के तहत। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज थे। और यह अधिनियम पूर्ण रूप से 1921 में लागू होता है। 1919 का जो अधिनियम है वो कब से लागू होता है? पूर्ण रूप से 1921 में लागू हुआ। और 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर असहयोग आंदोलन भी चलाया गया था चेम्सफोर्ड के समय में। और 1919 और 1920 में NM हार्डिकर ने हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना किया था। 1920 में NM हार्डिकर ने हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना किया था। जो नेक्स्ट आएगा वायसरॉय, यह आएगा लॉर्ड रीडिंग। 1921 से लेकर 1921 से लेकर इसका समय कब रहेगा? 1926 के बीच इसका समय रहेगा, टाइम पीरियड। तो देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण, इसके समय में क्या क्या घटना हुआ, क्या क्या कार्य किया गया। चलिए इसे देखते हैं। लॉर्ड रीडिंग के समय में तो देखिए 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौड़ी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिस कर्मियों को लोगों ने जला दिया और परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, क्योंकि गांधी जी क्या हिंसा को कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि 1942 में उनको करना पड़ा आखिर लास्ट में, जब लगा कि नहीं अब कोई चारा नहीं, तो उसमें गांधी जी का यही नारा है, करो या मरो। तो गांधी जी सबसे उग्र रूप देखा जाए या हिंसक रूप अगर बोला जाए, उनका मजबूरी ही था। उनका जो अपने देखा जाए तो वो उनका विचारधारा से हट के, उनका जो कार्यकलाप था उनसे हट के वो निर्णय लिया गया था। क्या कहा गया था? करो या मरो। या तो भाई करो, कुछ ऐसा करो जो अंग्रेज भाग जाए, भगा दो इसे, नहीं तो मरो। तो इनडायरेक्ट रूप से क्या था? एक हिंसक ही था, करो या मरो। तो देखिए जो 5 फरवरी मानना पड़ेगा, गांधी जी देख रहे हैं 1922 में एकदम क्या थोड़ा सा क्या 22 पुलिसकर्मियों को जैसे यहाँ जला दिया गया, तो यहाँ पे क्या ये गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन को क्या वापस ले लेते। हालांकि अगर नहीं लेते, अगर वो भी उग्र हो जाते तो कब का अंग्रेज भाग जाता। कोई नहीं, सबका अपना अपना तरीका होता कि हर लड़ाई को क्या हिंसक बल पे ही नहीं जीता जाता, कुछ लड़ाई बिना हिंसा से भी जीता जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के लिए शराबबंदी आंदोलन चलाया था। तो 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के लिए शराबबंदी आंदोलन चलाया था। और 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना किया था। 1923 में स्वराज दल की जो स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और विठुल भाई पटेल, तो विठुल भाई पटेल प्रथम भारतीय थे जो विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए थे। और 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। और 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया और स्वयं सचिव बन गया। तो 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति हैं जो क्या कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं और स्वयं सचिव भी बनते हैं। और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 1925 में नागपुर में केशव बलिराम हेडगेवर ने किया था। देखिए जो RSS जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो किया गया था, किसके द्वारा? केशव बलिराम हेडगेवर के द्वारा किया गया था। और 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और यह प्रथम भारतीय महिला थी। तो प्रथम भारतीय महिला जो कौन थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? तो ये कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट जो 1917 में बनी थी। जो फिर नेक्स्ट आएगा लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931। तो 1927 में, तो इरविन के समय में क्या होता? देखिए 1927 में लंदन में साइमन आयोग का गठन किया गया जो 1928 में मुंबई पहुंचा। और इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका क्या सभी जगह विरोध होता है, जिसके वजह से
लाला लाजपत राय की क्या होता, लाठी लग जाता सर पे, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रथम लक्ष्य स्वायत्ता शासन और दूसरा लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया गया था। और बारदौली सत्याग्रह, तो देखिए जो बारदौली सत्याग्रह 1928 किसके समय में आया है, तो देखिए लॉर्ड इरविन के समय में। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में या गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था, जो सफल किसान अभियान क्या आंदोलन था। और इसकी सफलता पर बारदौली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। तो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दिया गया था, तो ये बारदौली के सत्याग्रह आंदोलन क्या सफल होने के द्वारा जब हो गया था, तो उनके महिलाओं के द्वारा ये दिया गया था। इस किसान आंदोलन में जो महिला लोग थी उनके द्वारा ये दिया गया था। और वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष तथा भारत का बिस्मार्क कहा गया है। चलिए, और 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। तो 1929 में क्या किया गया, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती से दांडी की यात्रा शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। और 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था। कांग्रेस कब शामिल होगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, जब गांधी इरविन समझौता हो जाएगा तब। और 1931 में दरभंगा के महाराजा कमेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन पटना से प्रारंभ किया था। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए फिर क्या होता है, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन होता है तो उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई शामिल नहीं होता है, तो उसी को लेकर क्या उसको शामिल करना था। अगर जब तक शामिल नहीं कांग्रेस होगा तो उसमें क्या कांग्रेस काफ़ी मतलब फेमस था, वही लीड कर रहा था देखा जाए तो देश को आज़ादी के लिए। तो नहीं, जब तक वो नहीं शामिल होगा तो फिर बात कैसे बनेगा। तो गोलमेज सम्मेलन ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे कब। पॉलिटी अगर आप लोग नहीं देखे थे, मेरा पॉलिटी का देख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, तो उसमें हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा किया गया। तो देखिए 5 मार्च 1931 गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ और गांधी जी क्या सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन चले गए। फिर जो नेक्स्ट जो आएगा वायसरॉय वो होगा लॉर्ड बिलिंगटन। तो लॉर्ड बिलिंगटन का जो समय रहा 1931 लेकर 1936, और 1931 में लंदन के जेम्स पैलेस नामक महल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड थे। और इस समय ब्रिटेन का शासक जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज पंचम। और इसी अवसर पर विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी को क्या कहा, अर्धनंगा फकीर कहा था। चलिए, गांधी को समझना इतना आसान थोड़ी ना है। गांधी वो है क्या, अपना सूट बूट उतार के एक धोती पे पूरा देश भ्रमण किया और देश को आज़ादी दिला दिया। कि लोग का स्थिति देखा कि लोग क्या कितना लाचार है, गरीब है, बेबसी है, खाने कपड़ा पहनने तक का पैसा नहीं, इतना गरीबी था कि वो देखते हुए अपने आप को भी वैसे देखा कि अपने आप को वैसे ढाल लिया कि लोग मतलब एक जन के नेता बनने के लिए आपको एक जन नायक के लिए आपको जन जैसा कि आपको हर चीज़ को धारण करना पड़ता है, कपड़े से लेकर बोली विचार, तब जाकर आप क्या फेमस हो पाएंगे। यही है एक अच्छे पॉलिटिशियन या लीडर का पहचान, कि आप उनके जैसा हो जाएं, एक आम जनता की तरह हो जाएं। देखिए, और गांधी ने मतलब कहना आसान है, करना इतना आसान नहीं है। तो गांधी ने राजपुताना नामक जहाज से यात्रा किया था और सांप्रदायिकता के आधार पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल घोषित किया गया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और बाबा साहब अम्बेडकर ने सांप्रदायिकता की शर्त को रखा था। तो देखिए इसमें मोहम्मद अली जिन्ना तो सांप्रदायिकता के आधार पर वो अपना मुस्लिम के लिए करेगा, सपोर्ट करेगा, और क्यों नहीं करे, हर कोई लोग अपने अपने करना भी चाहिए। और B.R. अम्बेडकर क्या दलित के नेतृत्व कर रहे थे, दलित के उस समय दलित के लिए ऑब्वियसली बात है, दलित का क्या जो
जो सबसे बुरा स्थिति क्या दलित का ही था, तो उसी को सुधार करने के लिए एक दलित का एक अच्छा लीडर मिला था बी आर अम्बेडकर। तो ओबियसली वो अपने लोग की बात करेंगे, और अम्बेडकर जी के बारे में ये कहा भी जाता है क्या, और उनका एक कथन है, अगर मुझे भारत और दलित के बारे में अगर चुनना होगा, अर्थात सुधार या फिर उसके संबंधित इम्पोर्टेंट काम समझिए या फिर उसके विषय में कुछ करने को लेकर, तो मैं दलित को चुनूंगा, भारत को नहीं। ऐसा लगेगा इस कथन से, ऐसा लगेगा कि वो देश विरोधी, जबकि नहीं, वो इंसान उस चीज़ों से गुजरा है, उसे पता था कि ये क्या है। चलिए खैर ये सब अभी आगे और देखेंगे। तो काफ़ी हम लोग का रिवीजन मोड है, शॉर्ट में है। जब वीडियो बड़ा वीडियो जब एक एक बनाएंगे हम लोग आगे करेंगे, भगत सिंह पे, बी आर अम्बेडकर पे, जो भी महापुरुष रहे हैं उन सब पे एक एक वीडियो लाएंगे। अभी बस आप लोग जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, सब धीरे धीरे आ जाएगा एक एक करके सारा। एक एक टॉपिक पे एक एक कुछ ऐसा टॉपिक को लिया जाएगा जो इंटरेस्टिंग हो, जिसे जानना जरूरी है। देखिए 1931 में दरभंगा महाराज कमेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से किया, तो उन्हें बता ये तो हाँ देखिए। और अब 1932 में लंदन में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय बाबा साहब अम्बेडकर थे। और 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने हरिजनों को अलग करने के लिए सांप्रदायिकता अधिनियम की घोषणा किया गया, जिसको मैकडॉनल्ड अधिनिर्णय कहा गया, अर्थात क्या जिसको सांप्रदायिकता क्या कहा जाता है, षड्यंत्र कहा जाता है। और 1932 में बाबा साहब और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ। कब होता है, तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 में। ये क्वेश्चन पूछा गया डेट के साथ, CDPO के एग्ज़ाम जो हुआ था, CDPO, इसमें ये पूछा गया था 2022 में शायद। तो देखिए 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता होता है। क्यों होता है, तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो क्या असफल हो जाता है, क्या उधर मोहम्मद अली जिन्ना क्या अपने मुसलमान के लिए कुछ प्रावधान मांग रहा था, तो इधर बी आर अम्बेडकर अपने लिए मांग रहे थे, कुछ दलितों के लिए हित के लिए मांग रहे थे। तो तब जाके क्या इसी में होता है, एक पूना पैक्ट होता है, जिसमें क्या हरिजनों के लिए बोला, फिर तो इसमें बोला गया था क्या दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें पृथक निर्वाचन दलित के लिए भी डिमांड किया जा रहा था, क्योंकि जान रहा था भाई अगर पृथक निर्वाचन दलित के लिए नहीं दिया जाएगा तो क्या यहाँ पर जो पावरफुल जो समाज में जो लोग हैं, सवर्ण लोग थे, फिर ये लोग तो आने ही नहीं देगा कभी, तो देश आज़ाद हो भी जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा उस समय दलित को। तो चाह रहे थे क्या अपने आप को क्या कुछ मिल जाए अधिकार, उसके लिए वो अपना लड़ रहे थे। तो इसी बीच में जो आता है कॉन्सेप्ट जो तब गांधी जी बोलते नहीं तुम पृथक अलग नहीं मांगो, तुम्हें हम क्या उसी में से क्या उस एक दिया जाएगा, मतलब रिजर्व दे देंगे, सीट दे देंगे, हिंदू का जो सीट है उसी में से रिजर्व कर देंगे। तो वहीं से कॉन्सेप्ट वगैरह आता है। तो देखिए हरिजनों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर, तो इसमें क्या किया, देखिए जो पूना पैक्ट हुआ था, जो पूना समझौता हुआ था, और हरिजनों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 71 से 147 कर दिया गया था। तो ये वाला क्या ये डाटा याद रखिएगा, 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। और इसी अवसर पर गांधी जी ने अछूतों को हरिजन कहा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्वप्रथम अछूत शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे देखते हैं। और इसी के समय में 1935 का अधिनियम भी आया था। अब आता है लॉर्ड लिनलिथगो 1936 लेकर 1944। तो लॉर्ड लिनलिथगो 1936 लेकर 1944 का समय रहा, और 1935 का अधिनियम, यह अधिनियम 1937 में पूर्ण रूप से लागू हुआ, जिसमें 321 अनुच्छेद था जो 10 भागों में विभाजित था, और इसके कुछ मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। तो 1935 का जो अधिनियम ऐसा अधिनियम है जिसका लगभग 70% क्या धारा को हमारे भारतीय संविधान में कुछ मामूली परिवर्तन करके शामिल किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या था 331 अनुच्छेद था और 10 भागों में ये विभाजित था, और हमारा अभी भारतीय संविधान 22 भागों में है मूल रूप से, जबकि टोटल 25 भाग। तो इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्वैत शासन लाया गया, और इस अधिनियम के द्वारा अब सांप्रदायिकता के आधार पर हरिजनों को हिंदुओं से अलग किया गया। अब यहाँ तो क्या कर दिया, सांप्रदायिकता के आधार पर हरिजनों को
हिंदुओं से अलग कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लाया गया। इससे पहले क्या था, इसमें क्या करेगा, जो प्रांत में जो द्वैत शासन चल रहा था, जो 1919 में आया था, उसको समाप्त करके अब केंद्र में द्वैत शासन लाया जाएगा। और इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में बर्मा अलग हो जाता है और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों की द्वैत शासन को समाप्त किया गया और इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा बिहार से उड़ीसा को 1936 में अलग किया गया और 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI, तो भारतीय रिजर्व बैंक का गठन का प्रावधान किया गया और बिहार अलग राज्य बना। और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बना और पंजाब में कृषक प्रजा पार्टी और संघवादी दल की संयुक्त सरकार बना और बंगाल में मुस्लिम लीग ने कई दलों के साथ मिलकर सरकार बनाया और यह सरकार 28 माह तक चला। फिर देखिए 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का नया चार्टर कहा। जो 1935 का अधिनियम है तो उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं, ये दास्ता का एक नया क्या चार्टर है। और जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक है किंतु इंजन नहीं है, तो बिना इंजन के क्या ये कार है। और 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब अंग्रेजी सरकार ने मंत्रिमंडल से परामर्श लिए बिना सभी भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया। इसलिए नाराज होकर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया गया। तो देखिए जब द्वितीय विश्व आंदोलन शुरू होता है उसमें क्या करता अंग्रेज, क्या करता, तो केंद्र में देखा जाए तो प्रांत वगैरह में उत्तरदायी सरकार बन चुका था। तो ये क्या करता, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो केंद्र में इसका ब्रिटेन जो शासन चल रहा था, ये बिना प्रांतीय सरकार से पूछे हुए सभी भारतीयों क्या करता, जो भारतीय सैनिकों को शामिल कर देता है द्वितीय विश्व युद्ध, ये ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए बिना पूछे हुए। तो इससे नाराज होकर क्या करता है, तो जो कांग्रेस का जो जितना भी प्रांतीय सरकार था वो सब इस्तीफा दे देता है। और 1939 में जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग ने खुश होकर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया। तो कम जैसे ही इस्तीफा दिया, कांग्रेस इस्तीफा दिया, तो उससे खुश होकर क्या मुस्लिम लीग क्या मनाया, मुक्ति दिवस मनाया। और राहुल संक्रियान ने बिहार में 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो 1939 देखिए 1939 में राहुल संक्रियान ने बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू को बनाए गए थे। चलिए इसमें क्या है, तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और जो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। और बीपीएससी ने पूछ दिया था तृतीय सत्याग्रही, तो तृतीय सत्याग्रही जो 68 में पूछा गया था तो कौन था, तो आप लोग जाने तो कमेंट कीजिएगा जरूर। तो देखिए लाहौर अधिवेशन, तो जो लाहौर का अधिवेशन 1940 में या मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक अधिवेशन था, जिसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग किया गया और इसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो जो पाकिस्तान का जो मांग सर्वप्रथम किया गया था लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता था 1940 में, उसमें किया गया था और उसका अध्यक्ष कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना था। और पाकिस्तान शब्द का जनक चौधरी रहमत अली था। और नाउ और नेबर एक पंपलेट रहमत अली ने लिखा था, इसमें सर्वप्रथम पाकिस्तान का उल्लेख किया गया था, नाउ एंड नेबर। चलिए 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव को लाया गया, जिसमें सांप्रदायिकता की बात को शामिल किया गया, इसलिए कांग्रेस ने इसको मानने से इनकार कर दिया गया। जो क्रिप्स मिशन आता है उस क्रिप्स मिशन में क्या था, सांप्रदायिकता की बात कहा गया, जिसको क्या कहता है कांग्रेस मानने से इनकार कर देता है उस क्रिप्स मिशन को। तो देखिए फिर देखिए क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में गांधी जी का एक कथन है। तो क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में गांधी जी का प्रथम है क्या, एक ऐसा चेक है जिसका बैंक क्या है, दिवालिया घोषित होने वाला, अर्थात यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है, अर्थात पोस्ट डेटेड चेक। किसके बारे में कहा गया था, जो क्रिप्स प्रस्ताव के बारे को प्रस्ताव था उसको उसके बारे में कहा गया था।
और 1943 में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में बांटो और भागो का नारा दिया था। तो 1943 में मुस्लिम लीग के द्वारा एक नारा दिया गया था, बांटो और भागो। किसको? अंग्रेज को बोला बांटो जल्द से जल्द, हमें भारत पाकिस्तान बनाओ और तुम लोग भागो यहाँ से। ये कराची के अधिवेशन में दिया गया था। और लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी के आंदोलन को, लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। फिर आता है एक वायसराय, कौन? लॉर्ड बेबल, 1944 लेकर 1947। बेबल योजना 1945 में आएगा। इसी के द्वारा लॉर्ड बेबल ने शिमला में एक सर्वदलीय, लॉर्ड बेबल ने शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसको शिमला सम्मेलन कहा जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना की सांप्रदायिकता की बात को लेकर शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया। और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका तथा चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव बनाना शुरू किया। और फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946। तो देखिए कैबिनेट मिशन 1946, इसमें पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स था, जिसमें क्या पैथिक लॉरेंस क्या था? इसका अध्यक्ष था। और 22 मार्च 1946 को यह लोग भारत पहुंचे। तो क्रिप्स मिशन 1946 में पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स शामिल था। और 22 मार्च 1946 को यह लोग कहाँ पहुंचा? ये लोग भारत पहुंचे क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन को लेकर। अब देखिए, और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। और इसी मिशन के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। और सितंबर 1946 में मिशन के रिपोर्ट को कांग्रेस ने मानते हुए अंतरिम सरकार का गठन किया। और पाकिस्तान का उल्लेख नहीं होने पर मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अर्थात डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे कब? 16 अगस्त। तो देखिए 1946 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट कार्रवाई दिवस अर्थात प्रत्यक्ष दिवस प्रारंभ किया। और सिलहट और नोआखली में 7000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया। और गांधी जी अपने सचिव प्यारे लाल के साथ दंगाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करके शांति का अपील किया। ये वही गांधी है, देख लीजिए। जहाँ क्या हुआ, जैसे वहाँ पे दंगा हुआ, मारा गया, तो वहाँ तुरंत पहुँच गए। 7000 हिंदुओं का कत्ल जहाँ हुआ, वो अपने गांधी अपने सचिव प्यारे लाल के साथ दंगाग्रस्त क्षेत्र पर क्या दौरा करके शांति का अपील किया। और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य बाद में जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार में शामिल हो गया। चलिए आगे देखेंगे। नौसेना विद्रोह 1946। गांधी जी कभी दौड़ कर नौखली जाते, कभी दौड़ कर सिलहट जाते। बेचारा हर जगह वो क्या शांति की अपील करते रहे, फिर भी देश को वो बचा नहीं पाए बंटवारा होने से, क्योंकि यहाँ अलग ही खेल चल रहा था। कुछ लोग था हिंदुस्तान का डिमांड कर रहा था, कुछ तो पाकिस्तान को लोग तो कर ही रहा था, तो ऑटोमेटिक है, तो होना ही था। और नौसेना विद्रोह 1946। खान पान, तो देखिए नौसेना विद्रोह, खान पान, वेतन और गोरे काले का भेदभाव को लेकर भारतीय नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और बम्बई के तलवार नामक जहाज से यह विद्रोह शुरू हुआ। और कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज से यह विद्रोह शुरू हुआ था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल के अनुरोध पर नौसेना सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो चलिए नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। अब आता है लॉर्ड माउंट बेटन 1947 से 1948। चलिए हम लोग अब समाप्त कर देंगे वायसराय का, ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो गया आज। तो देखिए लॉर्ड माउंट बेटन 1947-1948 समय रहा इसका। और इस समय ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली की सरकार थी। तो इस समय जो ब्रिटेन में क्या था, सरकार बन गया था किसका? क्लीमेंट एटली की सरकार थी, जिसने जून 1948 के पहले भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा भी कर दिया था कि जून 1948 से पहले हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। उन्होंने देश विभाजन पर गांधी जी को मना लिया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंतिम समय तक विभाजन के खिलाफ थे। लॉर्ड माउंटबेटन कोई चारा ही नहीं था, इतना मारपीट हो रहा था, दंगा हो रहा था। बोला कि नहीं अब एक ही रास्ता कि अब अलग करना ही पड़ेगा देश को।
लेकिन मौलाना अबू कलाम आज़ाद एक उनका सबसे एक प्रसिद्ध क्या फेमस सबसे उनका एक स्पीच है। मौलाना अबू का जमा मस्जिद से वो अपना स्पीच एक भाषण दिए थे उसी समय, कभी सुनिएगा। प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो देखिए, लेकिन उस समय जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे ना, उस समय जो बनाया था ये बनाया क्या बना था, जो अंतरिम सरकार बना था। तो लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंतिम समय तक क्या विभाजन के खिलाफ था। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 4 जुलाई 1947 में ब्रिटेन संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 में पारित हो गया। तो देखिए, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का क्या एक लाया गया बिल, वो कहाँ ब्रिटेन संसद में कब 4 जुलाई को पेश किया गया और 18 जुलाई को पारित हो गया। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसका मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या क्या है। तो देखिए, इस अधिनियम के द्वारा 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली और प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। और इस अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि भारत और पाकिस्तान राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना चाहते हैं या नहीं, यह उन पर निर्भर है। और इस अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि जब तक भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाता तब तक 1935 के अधिनियम से काम चलेगा। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय राज्य को यह स्वतंत्रता दिया गया कि वह भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र भी रह सकते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग की स्थापना किया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से अधिकांश राज्य क्या हुआ, भारत में शामिल हो गया। केवल हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने विरोध किया, लेकिन बाद में भी इनको धीरे धीरे करके भी इसे मिला लिया गया। चलिए आगे देखें। तो फिर जो नेक्स्ट आएगा जो सी राजगोपालाचारी, तो जो नेक्स्ट गवर्नर होंगे वायसरॉय सी राजगोपालाचारी 1948-1950 रहेंगे। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं, अर्थात वायसरॉय थे। 26 जनवरी 1950 में जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तब यह पद स्वतः ही समाप्त हुआ और राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च हो गया। जो वायसरॉय का पद था वो अब कहाँ रिप्लेस हो गया, वायसरॉय के पद में हो गया देखा जाए तो। और फिर क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत प्रजातंत्र के साथ साथ गणतंत्र राष्ट्र के रूप में भी स्थापित हो गया। तो चलिए हम लोग देख लिए क्या भारतीय संविधान के जिसे लागू होता है उसके बाद क्या होता है, भारत गणतंत्र बन जाता है। स्वतंत्रता का साथ साथ क्या एक गणतंत्र बन गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज कंप्लीट कर लिए, भारत का वायसरॉय पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा तो हमारा क्या होगा, इससे संबंधित हम लोग को जो देखा 2 वीडियो में गवर्नर जनरल और वायसरॉय से संबंधित जितना भी ये पॉइंट हम लोग ने कवर किया इस थ्योरी पोर्शन में, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसका जो नेक्स्ट होगा उस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।